नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश भर के 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। आज तीसरे चरण की वोटिंग में कई बड़े चेहरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। चुनाव में कहीं ननद भौजाई के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा तो कहीं केंद्रीय मंत्रियों की साख दांव पर लगी है, तो कहीं परिवार की विरासत को बचाने के बीच में कड़ी चुनौती है। यूपी की अगर बात की जाए और कर्नाटक की, तो कई राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जो अपने वारिसों का भविष्य संवारने में लगे हैं। यूपी में मुलायम सिंह परिवार की आज अग्नि परीक्षा है। मुलायम सिंह परिवार के जो 3 सदस्य हैं उनकी आज साख दांव पर लगी है। इसी के अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 3 महारथी इस बार चुनावी मैदान में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनावी समर में है। तीसरे चरण की लड़ाई कितनी भीषण होने वाली है। उधर अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पवार परिवार के बीच में टकराव देखने को मिला है। लेकिन सवाल यही है कि क्या तीसरे चरण की जो महारथी है अपनी साख बचा पाएंगे, चूंकि 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की जा रही है और बता दें कि ये वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी तक यानी कि 11 बजे तक का जो आंकड़ा हमारे सामने आया है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि 26.67% वोटिंग अभी तक हो चुकी है ऑल ओवर सभी सीटों पर। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहां सबसे अधिक वोटिंग हुई है, यहां पर 32.82% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग देखने को मिली है, यहां पर सिर्फ 18% ही वोटिंग हुई है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में वोटिंग के दौरान में हार्ट अटैक से 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी और टीएमसी कैंडिडेट के बीच में झड़प की खबर भी है। तमाम खबरों के बीच में हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जो इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए आशीष सिन्हा जी जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। सुरेश रतनानी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। हेमंत जोशी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा रामजी उपाध्याय समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में मौजूद है। चारों मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेश रतनानी जी, आपसे ही ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है, लेकिन हम पिछले 2 चरणों की जो वोटिंग हुई है उसके कुछ आंकड़े निकालें, वोटिंग प्रतिशत निकालें तो कम वोटिंग देखने को मिली है, कम वोटिंग हुई है। इस आंकड़े को अगर कंपैरिजन किया जाए 2019 के आंकड़े से तो बहुत कम वोटिंग हुई है। जो कम वोटिंग हो रही है वो क्या सत्ता के लिए खतरे की घंटी साबित होगी या मतदाता मौन है? सुरेश जी। ये पहले सबसे मैं आपका और आए हुए मेहमानों का सबसे पहले आपके हुए मेहमानों का बड़ा सम्मान करता हूँ जी। तो भी पिछली वोटिंग हुई है या इस समय हो रही है, एक तो गर्मी ज्यादा बढ़ा, गर्मी, और दूसरी बात है इससे हमारी सत्तारूढ़ पार्टी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिहार में देखिए ज्यादा हुई है, उत्तर प्रदेश में ठीक हो रही है, महाराष्ट्र को अगर आप छोड़ें तो बाकी राज्यों में बहुत अच्छी, छत्तीसगढ़ में 29% हुई है। अभी तो 1 बजा है और फिर जब 4 बजे से चलती है, 4 बजे से फिर जो राउंड चलता है 6 बजे तक, उसका वोटिंग परसेंट सब जो है 60 के लगभग हर जगह आ जाएगा, 60 के ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से हम इस बार के मुद्दे देखें, सभी राजनेताओं के, न सिर्फ एक पार्टी की बात करें, सभी राजनेताओं ने इस बार तीसरे चरण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार के जो मुद्दे रहे हैं, पिछले 2 लोकसभा चुनावों की जो दूसरे चरण की वोटिंग हुई है, पहले चरण की वोटिंग, उससे थोड़े अलग रहे हैं। मुद्दे जो जुदा हुए हैं वोटिंग से, क्यों? क्योंकि इस बार के हमने जो मुद्दे देखे, इस बार की हमने बयानबाजी देखी, भाषण देखी, उसमें 400 पार का नारा नहीं दिखाई दिया। 400 पार का नारा क्यों गायब हो गया तीसरे चरण की वोटिंग में? नहीं, ऐसा नहीं, 400 पार का आज भी हमारा वही है, और जैसे जैसे मतलब जो है चरण बदलेंगे, मुद्दे बदलते जाएंगे, रूपरेखा बदलती है, मुद्दे बदलेंगे, रूपरेखा बदलेगी। और 400 पार हमारी है, 400 पार ही आएंगी, 390 नहीं आएंगी। 390 भी नहीं आएगी, पूरे 400 आएंगी। आप इस बात के लिए आश्वस्त है पूरे, बिल्कुल, कि हम 400 ही लेके आएंगे, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं, पूरी 400। लेकिन आप इतने आएंगी आप तो इसके यहाँ नहीं, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? देश की जनता का पूरा विश्वास है ना, देश की जनता हमें 400 प्लस दे रही ना। ठीक है आशीष सिन्हा जी, जिस प्रकार से 400 पहले हैं, 390 भी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हमको विश्वास है देश की जनता दे रही है। क्या कहेंगे आप? देश की जनता पूरा रुख बनाए हुए पूरे देश में।
तो वो 400 पार ही हम लोग को मतलब कराएगी। ठीक है आशीष सैनी जी से ले लेते हैं एक सवाल। आशीष सैनी जी, जिस प्रकार से सुरेश रतनानी जी बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं हम तो 400 पार ही लेंगे, जनता दे ही रही है हमको, जनता दोनों हाथों से लुटा रही है और बीजेपी को लुटा रही है, क्या कहेंगे आप? आप कितना लूट सकेंगे बताइए? मैं सुरेश रतनानी जी ये जो बोल रहे हैं और ये अपने अपने जानकारी के हिसाब से, अपने मन से, अपने मन वचन कर्म से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनको यही बताया गया और यही इनको बोलना है। इसके अलावा अगर 400 पार ये होते, मेरा एक सवाल है, तो क्या जरूरत थी दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लाने की? क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को वो बातें बोलने की जो हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी नहीं है? क्या जरूरत थी कि इनके राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का और प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर झूठ बोल रहे हैं? तो ये सब चीजें दिखाती है कि इनका 400 पार का नारा बिल्कुल खोखला है। लेकिन दूसरी बात, हिंदुस्तान की जनता मुद्दों पर मतदान करना चाहती है और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो बनाया, हो सकता है। लेकिन जो आपने मैनिफेस्टो बनाया सबसे ज्यादा अगर विवाद हुआ है तो वो कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो से हुआ है। जो आपका मैनिफेस्टो है उसको मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से तुलना की गई और दूसरे अगर पार्टी का मैनिफेस्टो देखा जाए तो उन पर कोई विवाद नहीं हुआ। नहीं, मैं आपसे ये कहूंगा कि मुस्लिम लीग का जो जिक्र आपने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है, तो मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, जो आरोप लगे हैं मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ कि इन लोगों ने आपके मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए। जो कांग्रेस पार्टी का शुरुआत में जो मैनिफेस्टो आया उसकी तुलना की गई मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से जो 1935 के लगभग आया था, अगर मैं सही हूं तो। नहीं, बात सही है कि तुलना की गई है, लेकिन मैं इसके पीछे एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। बताइए कि जब हमने मैनिफेस्टो लॉन्च किया तो हमारे कांग्रेस के साथियों ने और देश के बड़े वर्ग ने उसे पढ़ने का काम किया, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे छूट गए थे जो नहीं पढ़ पाए थे। जैसे प्रधानमंत्री ने अपने हर भाषण में कांग्रेस मैनिफेस्टो को जिक्र किया तो एक एक करके सभी लोगों ने पढ़ना शुरू किया। उसमें मुस्लिम लीग भी ढूंढा, उसमें सारे तमाम जो झूठ थे वो भी ढूंढने की कोशिश की, उसमें ये भी ढूंढा गया कि मंगलसूत्र बेचने की बात कहाँ पे कही गई है, उसमें ये भी देखा कि तो इसको ढूंढने की सर जरूरत क्यों पड़ी? जिन लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया था क्या उनको याद नहीं था कि हमने मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? तो इन चीजों को ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? और जैसा कि हम आप ही के एक कैंडिडेट हैं, दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो अपनी राजगढ़ से जो अभी चुनावी मैदान में है, दिग्विजय सिंह, वो अपनी चुनावी रैलियों में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैनिफेस्टो पर ही लोगों को बता रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। एक तरीके से ये कहें कि सफाई दे रहे हैं। आखिर क्यों ये नौबत आ गई कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो पर सफाई देती फिर रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो पर सफाई नहीं दे रही है। नहीं, दिग्विजय सिंह के भाषण में हमने देखा है, राजगढ़ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमने देखा है। मनीष जी, आपने मैनिफेस्टो अगर पढ़ा है तो आप बताइए, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको। नहीं, मैनिफेस्टो आप मुझे बताइए। मैनिफेस्टो हमने पढ़ा है तभी तो आपको बता रहे हैं। 5 नया 25 गारंटी की बात की गई है, लेकिन जो आरोप लगे हैं आरोपों की बात कर रहे हैं। नहीं, 25 गारंटी में मुस्लिम लीग कहाँ लिखा है? तो यही तो कह रहा हूँ कि फिर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। हमने कब सफाई दी है? मैंने तो कोई सफाई नहीं दी। हम तो कह रहे हैं कि आप उस मैनिफेस्टो को पढ़िए, और बहुत सारे लोग जो इस मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ रहे थे, खासकर आपको बीजेपी को समझाना है, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है और मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, नहीं, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपने अनुभक्तों को क्या बताती है, वो भाजपा और उनके अनुभक्तों का मैटर है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखा, वो लाइन पढ़ाने के लिए हम तो धन्यवाद देंगे बीजेपी के लोगों का, ठीक है, तो उन्होंने हम पे आरोप लगाए और कांग्रेस बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने मैनिफेस्टो पढ़ाए। चलो ठीक है, हेमंत जोशी जी से सवाल ले लेते हैं। हेमंत जोशी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी से आप जुड़े हैं, आप आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हेमंत जोशी जी, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि अभी जिस वक्त हम ये डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, एक बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई है इलेक्शन के बीच में कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी अहम की है कि जैसे ही देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग चल रही है, ऐसे में एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, ये असाधारण है। क्या इस बात की आशंका ज्यादा हो जाती है कि आज उनको बेल मिल सकती है? हाँ, आज 100% बेल मिलेगी। हाँ। और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करते कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का रोकने की कोशिश क्यों की रही? अभी दिग्विजय सिंह का बयान था कि एक मशीन में 11 वोट डले और 50 दिखा रही है। अब पिछले दूसरे चरण में जब 60% वोट हुई थी
और 10 दिन बाद उसके आंकड़े 6 से हो गए। तो ये क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी? इंदौर में जो केस हुआ, सूरत में जो केस हुआ, खजुराहो में जो केस हुआ, अरे विपक्ष को चुनाव में लड़ने के लिए रोक क्यों रहे हो? हेमंत जोशी जी, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको कोई इतना सा भी शक है कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी पर उसको दिखना भी चाहिए ना। विश्व में आपसे पूछा, आपने कहा इसको नकारा, तो क्या आपको इतनी सी भी शंका है कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है? मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, पर उसको नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। इंदौर में यदि गठबंधन का उम्मीदवार था तो उसको वापस करने की क्या जरूरत थी? सूरत में कैसा हुआ? ये जो उम्मीदवार है अपने मन से थोड़ी कर रहा है, कुछ ना कुछ उसको दबाव डाला जा रहा है, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वाले मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला ना। वो जो रिटर्निंग अधिकारी थे, उन्होंने जो मतपत्रों की काउंटिंग की और कुछ वोटों को उन्होंने कैंसिल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला उन पर और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा की। हमारी जब डेमोक्रेसी पर ऐसे सवाल खड़े होते हैं या डेमोक्रेसी को मिटाने की कोशिशें अगर की जाती है, ये बात मैं अभी की नहीं कह रहा हूं, मैं तमाम सरकारों की अगर बात करूं, अगर 47 से लेकर अब तक की मैं बात करूं, जब जब डेमोक्रेसी पर ऐसी कोई संकट आया है, ऐसी कोई घटना हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है और उतनी ही मुखरता से हमारा लोकतंत्र उभर कर भी आया है। देखिए, चंडीगढ़ में तो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने जो साइन करी थी वो दिख गई थी। आप हर जगह ऐसी व्यवस्था है क्या? ठीक है, चलिए ठीक है, ऐसा तो चलेगा। एक सवाल और आपसे, अगर अरविंद केजरीवाल माना कि अगर जेल में नहीं होते और अगर वो प्रचार कर रहे होते लोकसभा चुनाव का, तो आम आदमी पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन करती? कितनी उम्मीदें थी आपको? अच्छा प्रदर्शन करती और अभी भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, उस पोस्टर में ये लिखा है कि मोदी का डर अरविंद केजरीवाल। हाँ, 100% है। क्या है जो जिससे आपने 60 करोड़ का चंदा लिया, उस अभियुक्त की शिकायत पे आप सिटिंग मुख्यमंत्री को वो कर रहे हो, चुनाव में लड़ने से रोकने के लिए कर रहे हो, चुनाव में प्रचार नहीं किए जाए इसलिए कर रहे हो आप। और क्या दिखता है? आपका रामजी उपाध्याय, बिल्कुल ठीक है। रामजी उपाध्याय से सवाल ले लेते हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। रामजी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज जब उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और 3 जो नाम है वो मुलायम परिवार से सामने आते हैं, जो 3 मेंबर्स है वो मुलायम परिवार के हैं, तीनों दिग्गजों की जो किस्मत है आज दांव पर लगी है, साख दांव पर लगी है। क्या लगता है आपको कि मुलायम परिवार के तीनों मेंबर अपनी साख बचा पाएंगे? राम जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? राम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका फोन म्यूट है राम जी, मैं आपसे चाहूंगा कि अपने फोन को आप अनम्यूट करें और फिर अपनी बात रखें। राम जी, आप अपने फोन को अनम्यूट करें, अभी आपका फोन म्यूट है, इसलिए हम तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बहुत स्लो मोशन में है। आशीष सैनी जी, ठीक है, मैं आऊंगा राम जी आपके पास में, जब आपकी आवाज ठीक हो जाएगी, आवाज हम तक पहुंचने लगेगी, आप प्रयास करिएगा, मैं लौटकर आपके पास में आऊंगा। आशीष सैनी जी, आप उंगली खड़ी कर रहे थे, कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, बताइए आप। नहीं, अभी आपने डेमोक्रेसी की बात की और आपने जिक्र किया चंडीगढ़ के उपचुनाव का, लेकिन वर्तमान चुनाव में प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोला, धार्मिक चिन्हों का, धार्मिक चीजों का इस्तेमाल किया, अयोध्या के भगवान श्री राम मंदिर में वो तिलक जो सूरज के द्वारा बताया गया है उसको दिखाया गया लगातार टीवी चैनलों पर, क्या चुनाव आयोग ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया है? मेरा तो सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित होकर जिस प्रकार से डेमोक्रेसी की हत्या कर रहा है, ये वास्तव में बहुत गंभीर बात है। चुनाव आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य आयुक्त भी और बाकी शेष दोनों आयुक्त भी जिस प्रकार से भाजपा के खिलाफ की गई शिकायतों को दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनके प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त नहीं कर रहे हैं और उनकी पार्टी जो बीजेपी है, जितने हेट स्पीच मोदी जी तक दे चुके हैं और इनके अन्य प्रचारक दे चुके हैं, इनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। ये भारतीय लोकतंत्र में तो खड़े होने लायक लोग नहीं है, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी है चुनाव आयोग की जो इनकी हर गलत बात को स्वीकार कर रहा है और झूठे मुकदमे विपक्षी नेताओं पर कर रहा है?
लेकिन झूठे मुकदमे कर रहा है, जैसा कि आपने बताया कि झूठे मुकदमे कहाँ है, उन बातों की जब तक पुष्टि होती है, आरोप पत्र दाखिल होते हैं, आरोप लगते हैं, तब तो कोई कार्रवाई होती है। अभी अरविंद केजरीवाल जी पर भी जो शराब नीति केस है उसमें आरोप लगे 1000 करोड़ के 11, अब भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो 1000 करोड़ का केस था वो 1100 करोड़ का कैसे हो गया। आरोप है तभी कार्रवाई हो रही है और आप संवैधानिक संस्था पर उंगली खड़ी कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि इसी संवैधानिक संस्था की जो संकल्पना है और इसकी स्थापना है, इसी डेमोक्रेसी ने की है, इसी संविधान ने की है और संविधान सम्मत ही इसकी स्थापना हुई है। तो फिर हमको अपनी संवैधानिक संस्था की ऐसा माहौल उड़ाना कितना सही है सर? नहीं, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ये संवैधानिक संस्था जब स्थापित की गई तो निष्पक्ष थी, लेकिन पिछले 10 साल में अभी निष्पक्ष नहीं है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को रिटायर होने के अगले दिन ही मुक्ति दे दी जा रही है, राज्यसभा में भेजा जा रहा है, मंत्री और बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, इसका सीधा स्पष्ट है कि सरकार अपने दबाव में लेकर। आशीष सैनी जी, एक बात ईमानदारी से कहिएगा कि जो कार्रवाइयां अभी संवैधानिक संस्था के द्वारा की जा रही है, ईमानदारी से सुनने का कष्ट कीजिए। क्या पहली बार की जा रही है? इससे पहले कभी नहीं की गई। आप देखिए 1975 से लेकर की या 1950 से लेकर की 90 के दशक तक ऐसी कार्रवाई कभी नहीं की गई। 90 से लेकर 2010 तक, 2014 तक कभी नहीं की गई है ना। अमित शाह के ऊपर कार्रवाई की गई थी, आपको याद होगा कि अमित शाह के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जो आज केंद्रीय गृह मंत्री है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई की जा रही है? पहले जो दिग्गज नेता है उन पर कार्रवाई हो चुकी है। नहीं, मैं पहले आपकी बात पूरी हो गई तो अपनी बात कह देता हूँ। अपनी बात मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोला, मंदिरों का और धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल किया, मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविंद भगवान राम की तस्वीर लेकर घूमते रहे, इनके अनेक मंत्रियों ने अपने प्रचार रथ पर भगवान राम की फोटो लगाई हुई है। मुझे आप बताइए, चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज किया है या नहीं? कांग्रेस पार्टी ने, अच्छा कांग्रेस पार्टी, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी इन चीजों से पीछे क्यों रह गई? नहीं, आप चाहते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जाए। आचार संहिता क्या है? आप कह रहे नहीं, आपने इसका मतलब आपने आचार संहिता नहीं पढ़ी। आचार संहिता में स्पष्ट रूप से है कि धार्मिक चिन्हों का या धार्मिक चीजों का दुरुपयोग नहीं करना है चुनाव में कैंडिडेट द्वारा। लेकिन बीजेपी, चलो ठीक है, मैं एक सवाल सुरेश रत्नानी जी से ले लेता हूँ ना सर। आपने सवाल खड़े किए हैं, सुरेश रत्नानी जी को जवाब दे दीजिए। सुरेश रत्नानी जी, आप ये बताइए, जो आरोप आशीष सैनी जी ने लगाए हैं कि बीजेपी ने जो आचार संहिता का उल्लंघन किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोला है, इसके अलावा आशीष सैनी जी का एक और आरोप है कि उन्होंने धार्मिक चिन्हों का उपयोग किया है पूरे चुनावी प्रचार में। अब जवाब दीजिए आप आशीष सैनी जी का। आया है जी, उनका मैनिफेस्टो, इनका जो मैनिफेस्टो आया उसमें केवल मुस्लिम वर्ग का ही इन्होंने वो किया। तो अगर मान लो एक वर्ग विशेष का करोगे तो गलत, तो उसका मतलब प्रधानमंत्री जनता का बताइए कि कौन से टोटकी कौन सी लाइन पर किया है इन्होंने? राम मंदिर नहीं, आप कह रहे हैं किसी भी नहीं। पहले सुनिए, आप बोल रहे हैं आप राम मंदिर की कह रहे हैं। राम मंदिर विशाल राम मंदिर बना है, वर्ल्ड का माना हुआ बना है। अगर आप लेते तो राजीव गांधी जी ने ताला पाया, हवन कराया, लिया लोग, आपके भाग्य में नहीं था। आप लोगों को वोट बैंक की राजनीति थी, ये बन जाएगा तो मुस्लिम वर्ग नाराज हो जाएगा। आप लोग चाहते ही नहीं थी राम मंदिर बने। अरे आशीष जी, सुरेश जी को अपनी बात पूरी करने नहीं दीजिए। आशीष जी, सुरेश जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपकी तरफ से मैं एक सवाल पूछूंगा। आशीष जी, आपकी तरफ से, आशीष जी बात सुनिए ना। आप, मैंने बोला नहीं था, बोल रहे थे। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। आशीष जी एक मिनट चुप रहिए। सुरेश रत्नानी जी, एक बात में अपनी बात पूरी करिए। किस पेज पर, किस पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था वहां मुस्लिम लीग का जिक्र हुआ हो? किस पेज पर है? ये मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन प्रधानमंत्री ने देख के पढ़ के ही मतलब कही होगा। इससे प्रधानमंत्री जी
एक देश बात के क्लियर हो गई, ठीक प्रधानमंत्री हैं, है एक आशीष सैनी जी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं बात करूंगा हेमंत जोशी जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ठीक है, ये तो सर ये तो वोटिंग की बात है ना। हेमंत जोशी जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। समझना चाह रहा था कि दिल्ली में जिस प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, लेकिन जिस जो मुद्दे उछाले जाने चाहिए थे विपक्ष की तरफ से, वो मुद्दे दिखाई उतने दिए नहीं है। आपने बड़ा मुद्दा भी नहीं बना पाया है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल है, पूरे चुनाव में वो जेल में रहे, लेकिन हो सकता था कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बनाती और एक बड़े स्तर पर इसको बड़ा मुद्दा बनाती, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिला है। ना कोई बड़ी रैलियां हुई, ना कोई बड़ा प्रदर्शन हुआ, ना ही बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरे। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कभी नहीं दिखाएगा। हम तो वही वाली बात, काम करने वाले लोग हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुआ था, तब हमने लाइव चलाया था। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम आपके कार्यक्रम को नहीं दिखाते? ये तो सर आरोप है, मीडिया पर ही आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप ये लगा रहा हूँ, कुछ चैनल जो होते हैं जो नाम लेके कहिए, कांग्रेस का, अरे नाम लेके सबको पता है कि कौन सा कांग्रेस आम आदमी का यही मीडिया सब कवरेज करता है। सही हार गया तो अरे देखिए, सब हमको पता है केशव, मतलब उनके मीडिया का जो एंकर है उनको सपोर्ट करता है। हमने काम किया है, दिल्ली की जनता हमको बहुत अच्छी तरह से प्रतिसाद देने जा रही है। 1-to-1 काम किया है हमने। चुनाव आयोग को शिकायत लगाई थी कि जो दिल्ली में बैनर लगे हुए हैं उसको हटाने का काम करो। एक महीना हो गया, चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और सब पता है आपको 100% पंजाब में अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, दिल्ली में अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं, और गुजरात में। सुरेश जी, हेमंत जी की बात पूरी होने दीजिए ना। सुरेश जी, हेमंत जी की बात पूरी होने दीजिए। एक एक करके अगर देखिए हम अपने विचार रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो हमें भी समझ में आएगी, और जो हमारे दर्शक और लाखों करोड़ों लोग जो हमारे दर्शक है वो देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है हमारी इस बहस को, उनको भी समझ में आएगा कि दरअसल हम क्या रहे हैं और उनके उपयोग में कितनी चीजें हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला कि 100 करोड़ का घोटाला 1100 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? हाँ, ये टिप्पणी की। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। आपको सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था कह रही है कि कितना गड़बड़ डाला है। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो रेड्डी का बयान था उससे पहले वाले बयान भी लेके आओ। उसने 7 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, 8वें बयान में आप उसको जमानत देते हैं और उसके बाद में वो अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेता है। एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे वो 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को देता है। तो मनी ट्रेल हमारे यहाँ क्या ढूंढ रहा है? मनी ट्रेल तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हुई है। बिल्कुल, ये सब, और दिल्ली की जनता सब जान रही है। हमारे कामों के ऊपर वोट देगी। हमने जो काम किए हैं उसमें वोट मांगते हैं हम, और उसमें तो क्या लगता है आपको दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट है उनमें से कितनी सीटें मिलने की आपको संभावना है? और अगर आपको इसका फायदा मिलेगा तो क्या जो वोट प्रतिशत है वो भी बढ़ने की संभावना है आपको? 100% वोट प्रतिशत बढ़ेगा। दिल्ली की जनता जानती है कि जनता के हित में जिसने काम किया है उसको भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करके जेल में डाला है, और उसका परिणाम जेल का मुकाबला वोट से देगी। बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है। ये 4 जून को पता चलेगा, जब काउंटिंग होगी और वोटों की मतगणना होगी, उस दिन पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ रही है, किसका समर्थन जनता ने किया है। रामजी उपाध्याय जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है, और चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो धीरे धीरे जो 80 लोकसभा सीट है तमाम चरणों में वहाँ पर वोटिंग होनी है, लेकिन तीसरे चरण के हमने वहाँ पर मुद्दे देखे। मायावती की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ लिया था कि मैं किसी से समझौता नहीं करूंगी, लेकिन पिछले चुनाव में उनका आपका गठबंधन था, इस बार गठबंधन नहीं हुआ है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या आप दोनों पार्टी के बीच बात नहीं हुई, या मायावती चाहती ही नहीं थी कि किसी के साथ मैं गठबंधन करूं? मायावती की भाजपा आप रामजी उपाध्याय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राम जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। लगता है आपने एयरफोन का यूज नहीं किया है। राम जी, मैं आपकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा हूं, और लगता है कोई तकनीकी समस्या है शायद, कि मैं बार बार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन आवाज़ नहीं आ पा रही है। फिलहाल मैं अंतिम टिप्पणी, आशीष सैनी जी आप उंगली उठा रहे थे, अंतिम टिप्पणी आपकी, क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है, 1 मिनट का समय है बस हमारे पास में। और कम समय में कहूंगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो आपने 2 बातें रखी हैं, तो लोकतंत्र की और एक परिवारवाद की। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पर और अनेक दलों पर परिवारवाद के आरोप लगाए, और बाद में उन्हीं परिवारवादियों को अपनी पार्टी में शामिल किया, और अपनी पार्टी में 75 से ज्यादा टिकट इन्होंने परिवार के लोगों को दिए।
इसलिए मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से दोगली और झूठ बोलने वाली पार्टी है। इसलिए जनता अब इनसे आगे जा चुकी है। इनका नफरत फैलाने का धार्मिक एजेंडा अब असर नहीं कर रहा है। राम मंदिर के नाम पर इन्हें वोट नहीं मिल रही है। अब लोग इनके काम के नाम पर सवाल कर रहे हैं, इनके सांसद प्रत्याशियों को देख रहे हैं। आज तो इनके पास प्रत्याशी भी नहीं है, प्रत्याशी भी कांग्रेस से उधार लेकर जा रहे हैं। और जिस तरीके से सूरत में और भोपाल में जो घटना घटी है मध्य प्रदेश में, नहीं भोपाल में नहीं, इंदौर में घटी है सर, इंदौर में घटी है, भोपाल में नहीं। भोपाल में तो आज वोटिंग चल रही है। नहीं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर की बता रहा हूं। इंदौर में जिस तरीके से प्रत्याशी का नामांकन रद्द कराकर उसको अपने साथ बिठाया गया, वास्तव में इससे बड़ी शर्म की बात नहीं। एक प्रधानमंत्री जो सम्राट कर रहा है और उनको अपनी पार्टी के प्रत्याशियों पर, अपनी पार्टी के नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं करता। आशीष जी, वो आपकी पार्टी के प्रत्याशी थे अक्षयवम। आशीष जी, वो आपकी पार्टी के प्रत्याशी थे। भला ठीक है, हमारे पास में समय का अभाव है। आप हमारे साथ में जुड़े और आपने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा, अपने विचार रखा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें कि चुनाव का ये तीसरा रण है और बता दें कि 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर महामुकाबला देखने को मिल रहा है। ग्राउंड जीरो की हम पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं। कहीं परिवार की अग्नि परीक्षा है तो कहीं मध्य प्रदेश में महारथियों के बीच में मुकाबला है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो परिवार में टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जो परिवार की विरासत है उसको बचा पाएंगे, क्या महारथी अपनी सीट को निकाल पाएंगे, और जो दिग्गज आज चुनावी मैदान में है क्या वो अपनी साख बचा पाएंगे? ये सवाल लगातार बना हुआ है और चूंकि इस सवाल का जवाब मिलेगा 4 जून को। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।